हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 43BH के बारे में। सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स। पिछले कुछ दिनों से इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि इस सेक्शन के आने की वजह से अब कोई भी माइक्रो एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट का पेमेंट एक दिन के लिए भी डिले नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 43BH है क्या, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या है MSME एक्ट के अकॉर्डिंग, ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, कब से ये सेक्शन एप्लीकेबल है, क्या इम्पैक्ट है अगर हम लोग पेमेंट उसका टाइम पे नहीं करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ हम लोग सारे कंडीशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 43BH है क्या। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी एसएससी किसी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को पेमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट नहीं करता है, तो उस केस में वो एसएससी को जो पेमेंट नहीं किया है उसका डिडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउड नहीं होगा, और उसको तभी अलाउड होगा जब वो एक्चुअल पेमेंट करेगा। इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, ये सेक्शन डील्स करता है डिलेड पेमेंट टू MSME के बारे में। अगर कोई बायर MSME को डिले पेमेंट करता है तो ये सेक्शन बोलता है कि अगर जितना डिले आप पेमेंट किए हैं, जितना अमाउंट का आपने पेमेंट नहीं किया है, वो पेमेंट आपको अलाउड नहीं होगा खर्च। ठीक है, वो पेमेंट आपको अलाउड नहीं होगा। आपको अलाउड कब होगा? जब आप एक्चुअल में उसको पेमेंट कर दीजिएगा तो। ठीक है, इस केस में दो सिचुएशन है, जो डिलेड पीरियड है उसको डिफाइन किया गया दो सिचुएशन में, एक 15 डेज का डिले है और एक 45 डेज का डिले है। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो में समझ जाएंगे कि 15 डेज कब एप्लीकेबल है और 45 डेज कब एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइक्रो इंटरप्राइजेज होता क्या है। माइक्रो इंटरप्राइज वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और एनुअल टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। स्मॉल इंटरप्राइज क्या है? ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है और जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। ऐसे को हम लोग स्मॉल इंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो में क्या है? इन्वेस्ट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनको माइक्रो इंटरप्राइज। और स्मॉल इंटरप्राइज उनको जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 10 CR से ज़्यादा नहीं है और उनका एनुअल टर्नओवर 50 CR से ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेक्शन एप्लीकेबल किन पे नहीं है। ये सेक्शन ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ट्रेडर्स को थोड़ा सा इनको बाहर रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट पे एप्लीकेबल है। ये सेक्शन मीडियम इंटरप्राइज पे एप्लीकेबल नहीं है। अब मीडियम इंटरप्राइज किसको कहते हैं? हम लोग तो माइक्रो एंड स्मॉल देख लिए। मीडियम इंटरप्राइज उनको कहते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है एंड उनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उनको हम लोग मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं। ठीक है, ये सेक्शन उन एसएससी पे एप्लीकेबल नहीं है जो कि अपना रिटर्न प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अकॉर्डिंग डालते हैं, मीन्स जो अपना रिटर्न 44AD, 44ADA एंड 44AE के अकॉर्डिंग डालते हैं। ये सेक्शन वैसे एक्सपेंडिचर पे अलाउड नहीं है जिनका नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मीन्स अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो कैपिटल नेचर का है, मतलब क्रेडिटर साइड मेरा जो लाइबिलिटी है और वो नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें ये सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेक्शन एप्लीकेबल कब से है। ये सेक्शन, ये जो अमेंडमेंट है, एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25,
मीन्स ये सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 में, उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल है। ये सेक्शन एप्लीकेबल है जब हम लोग क्रेडिटर्स का पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा 31 मार्च 2024 में, ठीक है। तो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर मार्च में 31 मार्च को खत्म होने वाला है अभी, उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल है। तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये सेक्शन को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका कंप्लायंस कैसे करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, टैक्सेशन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और अभी हम लोग ध्यान नहीं दिए तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है ऐसे चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि 45 डेज और 15 डेज का इशू क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर कोई अग्रीमेंट इंटर हुआ है बायर और सेलर के बीच में और वो अग्रीमेंट है, तो उस केस में जो डिलेड टाइम पीरियड अलाउड है वो है 45 डेज का। अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं इंटर किया है बायर और सेलर के बीच में, तो डिलेड पेमेंट है वो 15 डेज का है। इट मीन्स, अब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में से समझते हैं, अगर कोई भी बायर एक सेलर के साथ जो कि MSME है, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, उसके साथ हम लोग माल का परचेज कर रहे हैं और उनके साथ हम लोग एक एग्रीमेंट इंटर कर लिए हैं कि आपको हम डिले पेमेंट करेंगे, तो उस केस में मैक्सिमम जो डिले हो सकता है वो 45 डेज का हो सकता है। और अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम डिले हो सकता है वो 15 डेज का हो सकता है। मतलब मैक्सिमम 15 डेज का आप डिले कर सकते हैं, विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को। अब इसको डेट के हिसाब से समझते हैं। सपोज एक बायर है जो सेलर से माल खरीदता है और वो खरीदता है 1 फरवरी 2024 को। तो उस केस में अगर अग्रीमेंट है उसके पास, उन लोग दोनों ने एक अग्रीमेंट, रिटन अग्रीमेंट इंटर कर लिया है कि हम इसको डिले पेमेंट करेंगे, तो उस केस में बायर के पास 45 डेज है, विद इन 45 डेज उसको पेमेंट करना होगा। और इस केस में डेट जो आएगा 17 मार्च 2024 आएगा। अगर वो एग्रीमेंट इंटर नहीं करता है बायर, तो उस केस में उसके पास 15 डेज का टाइम है, विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में जो लास्ट डेट होगा विद इन 16 फरवरी 2024 आपको पेमेंट करना होगा। अब अगर कोई पूछे कि अगर हम ये पेमेंट नहीं करते तो क्या होगा, अगर आप ये पेमेंट नहीं करते तो इस केस में इंटरेस्ट इसमें एप्लीकेबल है, जो कि RBI का रेपो रेट के अकॉर्डिंग है डिसाइड किया जाएगा, रेपो रेट ही है एक्चुअली। और उस केस में वो जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शंस भी हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर हम लोग 31 मार्च को मेरे पास आउटस्टैंडिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर 31 मार्च 2024 को आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का है और उसका डिले 15 डेज और 45 डेज से ज़्यादा है एज द केस में भी, तो उस केस में जो डिलेड अमाउंट है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और तब उसका डिडक्शन मिलेगा जब आप उसको एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर 31 मार्च 2024 को एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मेरा किसी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज का, वो 10 लाख रुपीज है, जिसका ड्यू डेट मोर देन 45 डेज हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मेरा प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीज है। इस केस में 5 लाख में हम लोग को जो 10 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। नॉन नेट टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा वो 15 लाख रुपीज होगा, और 15 लाख पे 31.2% के अकॉर्डिंग हम लोग को टैक्स जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में लगाया, अगर आप नहीं पे करते हैं टाइम पे तो सरकार को आपको देना होगा 30%, ठीक है। तो ये फर्म के केस में हम लोग अज्यूम किया, फर्म या कंपनी के केस होगा, तो इसलिए 30 + 4% हम लोग डिसाइड किया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल।